अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। डेस्परेट सिचुएशन डिमांड्स डेस्परेट मेजर्स, ये बहुत मशहूर कहावत है और लगता ये है कि अब जो पाकिस्तान के फैसला साज हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो एक पैनिक में है, क्योंकि जो इस वक्त पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है वो सुधरने का नाम नहीं ले रही। बावजूद इसके कि IMF के साथ एक स्टाफ लेवल मुआहदा हुए भी काफ़ी टाइम हो चुका है और हुकूमत को ये तवक्को थी कि इसका मार्केट पर मस्बत असर पड़ेगा और कम से कम जो रुपए की इतनी बेकदरी हो रही है उसमें रोक लगेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा क्योंकि IMF का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है वो अगले माह यानी कि अगस्त में तीसरे हफ्ते में ये इम्कान है कि मिलेगा और बाकायदा तौर पर जो किस्त हमें जारी होनी है उसकी मंजूरी देगा। लेकिन उससे पहले अब जिस तरह की मार्केट रिएक्ट कर रही है, लगता है कि हुकूमत की यकीन दहानियों पर उनको किसी भी तरह से यकीन नहीं है। तो शहबाज, पहले भी हमने जिक्र किया था, खुद जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं उन्होंने एक मीटिंग भी चेयर की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ये IMF का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है इसकी मीटिंग अगर पहले हो जाए और हमें पहले किस्त मिल जाए तो ये बेहतर है। अब ये लगता है कि कम से कम 2-3 आज डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक फॉरेन मीडिया ने ये रिपोर्ट किया है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो अमरीकी नायब वज़ीर खारजा हैं वेंडी शर्मन, उनको टेलीफोन किया और उनसे मदद मांगी है कि वो IMF के ऊपर कोट एंड कोट दबाव डालें कि जो पाकिस्तान को जो किस्त जारी होनी है शायद अगस्त के आखिर में, वो अगर हमें फौरी तौर पर जारी हो जाए। ये एक अनयूजुअल बात है कि आर्मी चीफ का अमरीकी नायब वज़ीर खारजा को फ़ोन करना। और दूसरा, फिर आज अमरीकी जो सफ़ीर हैं वो वजारत ख़जाना भी आए, उनकी वज़ीर ख़जाना से भी मुलाकात हुई है और फिर सिविल और जो मिलिट्री क़यादत है उनकी भी मुलाकात हुई है। तो सो मच इज़ हैपनिंग। तो एम आई राइट के पैनिक बटन जो है इस वक्त जो फैसला साज लोग हैं उन्होंने कहीं ना कहीं दबा दिया है, या वो उनको रियलाइजेशन है कि हालात तेजी से उनके हाथ से निकल रहे हैं? पैनिक बटन जो है बटन कामरान वो पहले ही दबा हुआ था, हम रियलाइज नहीं कर रहे थे कि पैनिक का जो बटन है वो दबाया जा चुका है। हम यही ले रहे थे बिजनेस एज यूजुअल। आपको पता है कि जब 28-29 जून को IMF ने उस वक्त जो MEFP का जो ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट दिया तो उस वक्त वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब की ये स्टेटमेंट आई कि जी अब हफ्ते की बात है, ये सारा मुआहदा हो जाएगा, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। मेरा उस वक्त ये मौक़िफ़ था कि ये एक हफ्ते के अंदर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि जितना भी इसको ये फास्ट ट्रैक कर लें, जो MEFP का डॉक्यूमेंट है उसकी एक अपनी उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके अंदर कुछ कंडीशनैलिटीज़ होती हैं, वो लेआउट होती हैं, फिर आप उसके ऊपर एक प्लान करते हो कि आपने कंडीशनैलिटीज़ को कैसे इंप्लीमेंट करना है। इवेंचुअली 13 जुलाई को स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होता है और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होने के अगले दिन कामरान जो एक सिग्नल आया वो ये कि सिर्फ मार्केट में जो रुपए की कदर में बेहतरी है डॉलर के मुकाबले में वो 50 पैसे या 45 पैसे थी। मार्केट ने भी उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्स नहीं किया, क्योंकि उसके साथ जो हमने उस दिन खबर की कि जो नई शराइत IMF ने लगा दी थी कि कौन कौन से आपने काम करने हैं, तो फिर आपकी जो बोर्ड की मीटिंग है वो कॉल होगी। हुकूमत ने उस वक्त बड़ी ये बात कही कि नहीं ये हम कर लेंगे, ये हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। आज भी अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान का जो रुपया है, स्वाय एक आज का दिन है जब उसकी कदर में कुछ चंद पैसे, वो भी चंद पैसे, 1 रुपया भी नहीं, उसकी रिकवरी हुई है। एक्चुअली तकरीबन 240 रुपए का आज एक डॉलर है। जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत बनी तो उस वक्त डॉलर की कीमत थी तकरीबन 184-185 रुपए का एक डॉलर था। और ये शहबाज शरीफ साहब के क्रेडिट में या डिसक्रेडिट में ये बात जाएगी कि इतना रैपिडली रुपए की कदर में उनके दौर में कमी हुई, तकरीबन 55 रुपए या 30% जो है उसमें कमी हो चुकी। तो ये वो सारा बैकग्राउंड है जिसके अंदर एक पैनिक बटन दबा। इंटरनेशनल मीडिया ने आज रिपोर्ट किया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कॉल किया वेंडी शर्मन को, और ये लोगों को उनका नाम मेरा ख्याल बहुत अच्छी तरह याद होगा। ये वही अमेरिकन डिप्लोमेट हैं जो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अगेंस्ट उन्होंने बहुत खुल के उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। ये कोई डकी छुपी बात नहीं है। जो अमेरिका की अपोजिशन टू CPEC है और चाइना है, उसका अगर कोई फेस है तो वेंडी शर्मन है। तो एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाए कि जो आज आर्मी चीफ के दरमियान, आर्मी चीफ और वेंडी शर्मन के दरमियान जो भी बात होगी, हमें नहीं पता क्या बात हुई है, एक्सेप्ट जो कि रिपोर्ट हुआ है कि रिक्वेस्ट की गई है कि स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो IMF के ऊपर दबाव बढ़ाए अर्ली मीटिंग का। उसमें ये भी
एक फैक्टर जरूर आया होगा कि फिर चाइना का और सीपेक का क्या मुस्तकबिल है। उसके फॉलो अप में फिर वजीर ख़जाना और जो है अमेरिकन एम्बेसडर टू इस्लामाबाद डोनाल्ड ब्लूम, उनकी मुलाकात हुई। उसके अंदर भी डेफिनेटली IMF प्रोजेक्ट आया और उसके साथ पाकिस्तान ने अमेरिकन सफीर से ये रिक्वेस्ट की कि कुछ वर्ल्ड बैंक के भी जो पॉलिसी सपोर्ट लोन्स हैं उसको भी हासिल करने में अमेरिका हमारी मदद कर। इस मीटिंग के बाद जो हम बता रहे हैं ज़राए से कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, आर्मी चीफ, वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस डॉक्टर आयशा पाशा, इनकी आज वज़ीर आज़म हाउस में अहम मुलाकात हुई। उसमें ये तमाम चीज़ें डिस्कस हुई कि जो पाकिस्तान की इस वक्त माशी सूरत हाल है वो कितनी संगीन हो चुकी है और उसका वे आउट क्या है। एक चीज़ वहाँ पर जो डिस्कस हुई कि अगर ये सारी इतनी डेवलपमेंट्स हो रही हैं तो रुपए की कदर में बेहतरी क्यों नहीं आ रही। जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि वज़ीर ख़जाना ने ये एक यकीन दहानी करवाई है कि जी अगले हफ्ते से इसमें बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। उसकी वो जो रीजन दे रहे हैं कि इस हफ्ते, इस महीने में जो पाकिस्तान की दरामदात हैं वो अभी तक 28 जुलाई तक तकरीबन 4.5 अरब डॉलर हैं और एट बेस्ट ये कुछ 4.8 अरब डॉलर की इस महीने दरामदात होगी। याद रहे जून में ये जो फिगर था 7.5 अरब डॉलर था, तकरीबन 2.7 अरब डॉलर की वो कह रहे हैं दरामदात में कमी आई है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर जो रुपए के ऊपर उसके ऊपर डॉलर की कीमत के ऊपर एक दबाव है वो कम हो जाएगा। मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो आज मीटिंग में वहां पे बताया। लेकिन नाज़रीन, इसके साथ ही दूसरी जो चीज ये है कि जहां पे दरामदात में कमी हुई है वहां पे जो इनिशियल एस्टिमेट्स आ रहे हैं, पाकिस्तान की जो बरामदात हैं जो तकरीबन 3 अरब डॉलर के करीब थी पिछले माह, वो भी जुलाई में शायद 2.2 अरब डॉलर के पास रहे। और फॉरेन रेमिटेंसेज जो हैं वो हिस्टोरिकली 3 अरब डॉलर के आसपास पर मंथ रह रही थी, वो भी इस दफा काफी तेजी से गिरी हैं, कोई 2.2 अरब डॉलर के आसपास रह सकती हैं। हतमी फिगर जो है वो 31 जुलाई के बाद मिलेंगे। ये वो सारी सूरत हाल है। अब हुकूमत जो भी बता रही है, जितनी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दे रही है, बॉटम ये है कि पाकिस्तान की जो मार्केट्स हैं, एक्सचेंज मार्केट और स्टॉक मार्केट, वो किसी भी चीज के ऊपर हुकूमत जो भी यकीन दहानी करा रही है उसके ऊपर वो रिलाय करने को तैयार नहीं है। और आपने देखा कि कितनी स्पीड से जो रुपए की कदर में कमी, 30% कमी सिर्फ 3.5 माह में वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के दौर में। और उसका कामरान जो एक नुकसान है वो बहुत मैसिव है। मेरे ख्याल में नुकसान पे आने से पहले आपने एक जिक्र किया कि जो शरायत हम बात कर ही रहे थे कि एक जो वजह आपने बताई कि जियो स्ट्रेटेजिक रीजंस भी हैं। जाहिर है कि अमेरिका, इसमें कोई शक नहीं है कि उनको CPEC या जो BRI है उस पर वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का कई दफ़ा इजहार कर चुके हैं। अब ये जो हम, जाहिर है कि हमारे पास कोई मुसद्दका इत्तला तो नहीं है, मैं एक तरफ आर्मी चीफ बात करते हैं अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा से, फिर अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात वज़ीर ख़जाना से होती है, फिर जो आर्मी चीफ हैं वो वज़ीर आज़म से भी मिलते हैं, फिर उसके बाद ये ISPR ने बाकायदा तौर पर स्टेटमेंट जारी की है, जो चीन के पाकिस्तान में सफीर हैं उनकी आर्मी चीफ से मुलाकात होती है। तो इन डॉट्स को अगर कनेक्ट करें तो कहीं ना कहीं ये सारी गेम में चीन का मेरे ख्याल में काफी अमल दखल है और पाकिस्तान मेरे ख्याल में एक टाइट कॉर्नर पर है कि जाहिर है कि चीन के साथ हमारे एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, एक पुरानी दोस्ती है। मुश्किल औकात में चीन ने पाकिस्तान की हिमायत की है, लेकिन एक तरफ जाहिर है कि हमें IMF के प्रोग्राम में जाना है, दूसरा हमने चीन को भी यकीन दहानी करानी है कि अगर फॉर द टाइम बीइंग अगर अमेरिका के कहने पे कुछ हम स्टेप्स ले रहे हैं, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि हम चीन से किसी भी तरह से कमिटमेंट से पीछे हट रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एक बहुत सिचुएशन है, हमारे लिए चॉइसेस मेरे ख्याल में लिमिटेड है। देखिए जी, हमारी हम एक बैलेंस ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए कामरान, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी की, हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की ये गलतियां हैं। हमने हमेशा प्ले किया तमाम दुनिया के ममालिक के साथ। पाकिस्तान के सामने 2 एक्सपेरिमेंट्स जो है वो बिल्कुल अब क्लियर आ गए। FATF में जिस तरीके से पाकिस्तान को घेरा गया और घेरने के बाद जिस तरह कश्मीर का स्टेटस इंडिया ने चेंज किया, हम कुछ नहीं कर सके। और जो अमेरिका की और इंडिया की डिमांड्स थी पाकिस्तान से कि FATF की ग्रे लिस्ट से निकलना तो आपको ये काम करना है, और वो जो काम था वो उन 27 पॉइंट का जो एक्शन प्लान दिया था उसमें नहीं था। वो कुछ और था, वो सियासी और टेररिज्म से रिलेटेड चीजें थी। अच्छा, वो एक चीज हो गई। फिर दूसरा, अब यहाँ पे 2016 ऑनवर्ड्स अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर मुसलसल दबाव रखा कि आप जो CPEC आपने चीन के साथ किया है इसमें आपको थोड़ा सा आप बहुत आगे चलेंगे, इसमें से पीछे हट जाएं। अभी भी जो मेरे जराये से बात हुई है, कोई और वजह नहीं IMF की बोर्ड मीटिंग कॉल करने की सवाए चीन के। और चीन के ऊपर वो बड़ा क्लियर आपको कह रहे हैं कि पाकिस्तान और चीन के जो मुआहदे हुए हैं CPEC उसको खोलिए। और हमने खबर ब्रेक की थी एक्सप्रेस ट्रिब्यून में और फिर यहाँ पे द रिव्यू में भी हमने डिस्कस किया था कि ये पाकिस्तान के ऊपर दबाव, और उसके दबाव की वजह से पाकिस्तान ने IMF को यकीन दहानी कराई, जो इन वे
अमेरिका को यकीन दहानी इसके थी। अंदर एक जो चीज, लेकिन मैं अगर इसमें बात मुकम्मल कर लूं कि हम इसको रीओपन करने के लिए तैयार है। अब एक और जो डेवलपमेंट हुई है वो भी नाज़रीन को बताते जाए। नाज़रीन, कल चीनी कंपनियों के जो नुमाइंदे थे उन्होंने वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल से मुलाकात की और उन्होंने मुतालबा किया कि पाकिस्तान ने जो चीनी कंपनियों के 260 अरब रुपए से ज्यादा की अदायगियां करनी है, जो हमने बिजली खरीदी हुई चीनी कारखानों से, वो अदायगियां करे, वरना फिर वो कारखाने बंद कर देंगे। तो हालात इतने खराब हो चुके हैं। जो कामरान आप कह रहे थे कि चॉइस पाकिस्तान के पास बड़ी अब मुश्किलात है, आपने किधर जाना है? आपने अमेरिका की तरफ जाना है, आपने चीन की तरफ जाना है, या आपने दरमियान में रहना है? दरमियान में रहने वाली जो पॉलिसी है, मेरा ख्याल अब उसका शायद उस तरीके से टाइम नहीं रहा। वक्ती तौर पे शायद पाकिस्तान को अपने जो चीन के साथ इकोनॉमिक रिलेशन उसमें कुछ थोड़ा सा या पॉज लाना पड़ेगा, उसको फर्दर स्लो डाउन करना पड़ेगा। लेकिन ये मेरे ख्याल में लॉन्ग टर्म फिर भी हमारे जो मुश्किलात है वो करेगा। अगर हमें IMF का प्रोग्राम मिल भी जाता है, अगर दोस्त ममालिक से कुछ और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिल जाती है, जो इस वक्त ओवरऑल पाकिस्तान की मईशत और उसमें ज़ाहिर है कि बैन अवी अवामिल भी शामिल हैं, मुश्किलात चैलेंजेस हमारे लिए बहुत सारे हैं। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, दो चीज़ों पर डिस्कस करेंगे वापस आने के बाद। एक कि ये जो रुपए की कदर में इस तेजी से कमी हो रही है, उसका इंपैक्ट आपके ऊपर और हमारे ऊपर क्या पड़ रहा है, और दूसरा जो इकोनॉमिक आउटलुक, फ्यूचर आउटलुक हमारी मईशत की है क्या। ब्रेक के बाद उसमें बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरीके से रुपए की बेकदरी हुई है गुज़श्ता 3-3.25 महीनों में, या जब से ये हुकूमत आई है, ज़ाहिर है उसकी वजह बहुत से फैक्टर्स हैं। उसके बाद अब जो उसका इम्पैक्ट है मेरे ख्याल में वो आना शुरू हो गया है, और उसकी एक मामूली सी जो झलक है, अगर आप देखें, वैसे तो जाहिर है कि जो गाड़ी है कई लोगों के लिए लग्जरी है, कई लोगों के लिए ज़रूरत है। अब जो मुख्तलिफ कंपनीज हैं उन्होंने अपनी गाड़ियों की कीमत में इतना इजाफा कर दिया है कि शायद इवन जिसके पास पहले कोई इस्तात थी गाड़ी लेने की, वो भी उसकी रेंज से बाहर हो गया। जिसकी एक एग्जांपल शहबाज आपको पता है कि एक जो सबसे वन ऑफ द टॉप जो कार असेंबलर हैं पाकिस्तान के अंदर, अब उनकी गाड़ियों की जो एवरेज प्राइस है वो 8 लाख रुपए से लेके 32 लाख रुपए तक एक गो में इसमें इजाफा हुआ है। और अगर आप मेरे ख्याल में 7-8 साल पीछे चले जाएं तो शायद मेरे ख्याल में 8-9-10 लाख रुपए में तो जबरदस्त किस्म की गाड़ी आ जाती थी। अब शायद मेरे ख्याल में ये नामुमकिन दिखाई देता है। तो ये एक पहली मेरे ख्याल में एक छोटी सी झलक है कि किस तरीके से जब आप रुपए की कदर में कमी वाकई होती है तो इस तरह से फिर उसका जो इम्पैक्ट है वो नेगेटिवली आता है। देखें, इस हुकूमत की जो और भी नाकामियां आपके सामने आ रही है, उसमें एक नाकामी ये भी है कि ये प्राइसेस कंट्रोल करने में बहुत बुरी तरह नाकाम रहे। कम से कम ये जो कंपनीज हैं, जैसे आज इंडस मोटर्स ने, लेट्स टेक द नेम, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग डैमेज कर रहे हैं कंज्यूमर्स की बाइंग पावर को, तो दे शुड आल्सो बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस। इनका जो सबसे बड़ा एक एक्सक्यूज होता है, विच इज इन अ वे दे आर राइट के जो डॉलर की प्राइस ऊपर नीचे होगी तो इन गाड़ियों की जो कीमतें हैं वो भी चेंज होंगी। इन्होंने एक प्रेजेंटेशन दी थी कार असेंबलर्स ने स्टैंडिंग कमेटी में, जिसमें इनका कहना था जी कि 1/3 जो प्राइस का इम्पैक्ट आता है वो आपका रुपये की जो वैल्यू होती है उसकी वजह से आता है, 1/3 आता है आपका जो बाकी जो कॉस्ट है, बाकी 1/3 इन्होंने उसका मुख्तलिफ उन्होंने फैक्टर्स उसके अंदर डाले हुए थे। अब सवाल एक बड़ा सीधा सा है कि आप सुबह उठते हैं और उठ के आप एक गाड़ी की कीमत जो है वो 8.5 लाख रुपए से बढ़ाकर तकरीबन 31-32 लाख रुपए तक एक गाड़ी की कीमत में मजीद इजाफा कर देते हैं। ऑन एन एवरेज आज इस कंपनी ने 1/4 गाड़ियों की कीमतों में सुबह उठ के इजाफा कर दिया। लेट्स प्ले डेविल्स एडवोकेट। आप ये भी तो देखें ना कि 3-3.25 महीनों में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर तकरीबन 56 रुपए कम हुई है, जो कभी भी तारीख में इससे पहले नहीं हुआ। इसका एक और तरीका भी है देखने का, एक और तरीका भी है देखने का, उसको इस तरह देख लेते हैं। एक इनका एक जो बड़ा इनका फेमस ब्रांड है वो जो इनकी वेरिएंट है एल्टेस की जो गाड़ी थी वो पहले थी 41 लाख रुपए की, उसकी कीमत इन्होंने आज बढ़ाकर कर दी है तकरीबन 51,39,000 रुपया। इसमें इन्होंने इंक्रीज कर दिया रफली 25.3%। इसको जब इन्होंने लास्ट टाइम कीमत बढ़ाई थी, जो लास्ट प्राइस थी 41 लाख, वो उस वक्त के एक्सचेंज रेट के ऊपर उसकी जो वैल्यू बनती थी तकरीबन $19,500 की वो गाड़ी थी। आज के एक्सचेंज रेट के ऊपर अभी आप कैलकुलेट कर लें वो बनती है $21,500 की। तो अदर देन अगर तो फिर आपकी वो जो प्राइस है वो कांस्टेंट रहती है ना, वो वहां पे डॉलर टर्म्स में सारा इसका मतलब इंक्रीज नहीं आ रहा, कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो इंक्रीज है। जो मेरे ख्याल में एक और जो प्रॉब्लम है, हमें ये भी चीज देखने वाली बात है ना कि असल में तो ये इम्पैक्ट डालते हैं कि अभी भी हमारे यहाँ ये भी एक अफसोसनाक पहलू है कि फुल जो भी ये कंपनीज थी इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं की। अभी भी ये
गाड़ियां यहां पे सिर्फ असेंबल करते हैं, अगर यहां पर उसके पुर्जे या बाकी जो एक्सेसरीज है पाकिस्तान के अंदर ही बन रही होती तो फिर डॉलर का जो इंपैक्ट है बहुत लिमिटेड आता। तो इसमें भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स का फेलियर है कि उन्होंने कोशिश नहीं की कि यहां पे लोकलाइज करें जो भी पार्ट्स हैं, जो भी चीजें हैं, तो उसका भी ये फिर एडवांटेज लेते हैं। ये बिल्कुल इसका एडवांटेज लेते हैं और ये नाकामी है इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड की, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन की, चाहे कोई भी हुकूमत हो। इस हुकूमत के आने के बाद 2 दफा कीमतें बढ़ चुकी हैं और सिर्फ इस इंडस्ट्री ने नहीं बढ़ाई, बाकी कंपनीज ने भी, जैसे आपने कहा कि उन्होंने भी अपनी कीमतें बढ़ाई हैं। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, उनका जो दिल करता है वो कर रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि इस वक्त इसमें थोड़ा सा बाय द वे हुकूमत का भी कसूर है कि, और हुकूमत के पास डेफिनेटली ऑप्शन नहीं थी कि इन्होंने जो पाबंदियां लगाई इंपोर्ट्स के ऊपर, 2 काम किए। एक तो जो फुली असेंबल्ड कार्स आ रही हैं, जो सेकंड हैंड गाड़ियां भी आ रही हैं, उसकी दरामद के ऊपर मुकम्मल पाबंदी लगी। और जो इनके जो पार्ट्स थे, इंजन भी सारे बाहर से आ रहे हैं, इनके गियर किट्स बाहर से आ रहे हैं, बाकी भी जितने इनके पार्ट्स हैं मेजर वो बाहर से आ रहे हैं। तो वो उनके ऊपर इन्होंने लगा दिया, कोटा लगा दिया कि अगर मई के अंदर 100 इंजन आए थे तो जून में 50 आएंगे, 50% को कट कर दिया। अच्छा, कल इन हुकूमत ने दूसरा काम ये किया कि बट उससे पहले कि इन्होंने ये जो सारे फैक्टर्स हुए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी जगह पे चेक्स लगा दिया, फेडरल गवर्नमेंट ने अपनी जगह पे इंपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, तो मार्केट के अंदर जो इनकी सप्लाई लाइन थी वो टूट गई, क्योंकि सप्लाई लाइन तो सारी बाहर से थी। और ये इनके लिए भी एक बहुत बड़ा एक सेटबैक, और इनको एक रियलाइजेशन होनी चाहिए कि ये तमाम अपनी जो अरसा है उसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते फॉरेन सप्लाई चेन के ऊपर। इनको कुछ ना कुछ इनको लोकलाइज करना पड़ेगा, जो कि सवाए ये छोटे मोटे पुर्जों की लोकलाइज कुछ नहीं, ये बड़ी चीज कर रहे। अब मसला ये आ गया है कि जो कंपनीज हैं उन्होंने अपनी जो प्लांट्स हैं वो बंद करना शुरू कर दिए हैं। एक दूसरा, अब इंडस ने भी और एक दो और कंपनीज ने भी उन्होंने ऑफर कर दिया जी कि आपने जो एडवांसेस दिए हुए थे वो अपने पैसे भी आप वापस ले लें, कि अब इनकी हालत यहां तक आ गई है। तो जहां कंज्यूमर सफर कर रहा है वहां पे ये कंपनीज भी अब सफर करना शुरू हो गई। दिस इज द राइट टाइम कि ये लोग अपना जो मॉडल है अपना वर्किंग का वो चेंज करें। वैसे ये हमने तो एक एग्जांपल के लिए किया, लोग ये समझेंगे कि कितने हमारे यहाँ पाकिस्तान में लोग हैं जो गाड़ी खरीदने की इस्तात रखते हैं। मकसद ये था कि डॉलर जाहिर है कि जब रुपए की बेकदरी होती है तो किस तरीके से इंपैक्ट आता है, और जाहिर है कि जब ये बड़ी कार असेंबलर्स अगर ये इनके प्रॉफिट्स कम होंगे, इनकी प्रोडक्शन कम होगी, तो जाहिर है कि जो हजारों लोग वहां पे नौकरियां करते हैं उनका भी इंपैक्ट आएगा। मतलब ये एक झलक थी। अब पाकिस्तान 60-70% हर चीज तो हम इंपोर्ट करते हैं, अगर आप डॉलर जाहिर के ऊपर जा रहा है तो हर चीज का इंपैक्ट। आप एक मुझे बात, आने वाले मिड 80s से ये कंपनीज पाकिस्तान में काम कर रही हैं, ठीक है, तो इन्होंने कितनी एक्सपोर्ट की है, ये मैं तीनों कंपनीज की बात कर रहा हूं। अभी बाकी कंपनीज तो अभी आई है ना, जो मेजर 3 जापानीज कार असेंबलर्स हैं वो मिड 80s से। मेरे ख्याल में इसमें तो शायद कोई पॉलिसी का भी इशू है कि क्या इनको इजाजत है कि यहां से हुकूमत कई दफा इनको कह चुकी है आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इनको हुकूमत कई दफा कह चुकी है। परफेक्ट मॉडल तो एक इंडिया का है। देखें ना, इंडिया में टोटल लोकलाइजेशन है वहां पर, और वहां पर वो मिनिमम इंपैक्ट है। जब 2014 में उस वक्त की वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने भारत के साथ जो ट्रेड ओपन करनी थी उसके अंदर 2 सेक्टर्स को प्रोटेक्ट किया गया था जो कि ओपन नहीं होने थे विद इंडिया। एक टेक्सटाइल था और दूसरा ऑटोमोबाइल था। तो ये माफियाज ओवर पीरियड ऑफ टाइम बन चुके। लेकिन नाज़रीन, ठीक है, ये सारी चीजें अपनी जगह पे। एक वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने एक बैन भी लगाया था इंपोर्ट्स के ऊपर 19 मई को, और उनके ख्याल में एक बहुत बड़ी कोई इंपोर्ट्स की कंप्रेशन होनी थी, वो नहीं हुई। जो अभी कल ECC के सामने एक समरी गई है जहां पे ये जो बैन है वो उठा लिया गया, सवाए 3 जो मेजर जो गुड्स इंपोर्ट होती हैं उसमें जो गाड़ियां हैं उनके ऊपर बैन बरकरार रहेगा, मोबाइल फोन्स के ऊपर बरकरार रहेगा, और तीसरा जो होम अप्लायंसेज है उनके ऊपर बरकरार रहेगा। लेकिन जो सेविंग हुई है, हुकूमत का उस वक्त को ख्याल था कि बहुत को मेजर सेविंग होगी, और हमारा ये ख्याल था कोई 28-30 करोड़ डॉलर पर मंथ से ज्यादा सेविंग नहीं होगी। लेकिन जो अभी एक्चुअल नंबर सामने आए, जो अब तक की सेविंग आई है वो सिर्फ कोई 28 करोड़ डॉलर आई है, विच इज नथिंग। और ये जितनी भी 28 करोड़ डॉलर की सेविंग है, इसमें तकरीबन जो मेजर है 22 करोड़ डॉलर की सेविंग ये सिर्फ गाड़ियों पे, मोबाइल फोन्स पे और होम अप्लायंसेस के ऊपर आ रही है। तो ये वो सूरत हाल है। पॉलिसीज हमारी बहुत फ्रेगमेंटेड है, वेल थॉट आउट पॉलिसीज नहीं है, जिसकी वजह से हमें ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। मेरे ख्याल में यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक से जब वापस गए तो जाहिर है कि वजारत खजाना की तरफ से भी जो फ्यूचर आउटलुक है हमारी मईशत की, वो भी रिपोर्ट सामने आई है, कोई इतनी हौसला अफजा नहीं है। इसी तरह से IMF ने एक ग्लोबल आउटलुक भी दी है कि जो पूरी दुनिया की मईशत है वो इस साल और अगले साल किस तरह की रहेगी। इस पे बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जाहिर है कि मईशत के मैदान से अच्छी खबरें नहीं आ रही। जाहिर है कि इसका तो जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं
वो भी पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक आउटलुक है कोई इतनी हौसला अफजा नहीं बता रहे, और ख़ुद जो वजारत ख़जाना की असेसमेंट है, अगर आप जुलाई की उनकी असेसमेंट देखें तो वो भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। तो ये जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की ज़ाहिर है कि मंथली रिपोर्ट आती है, बहुत कम होता है कि यूजली ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट का इदारा है तो कोशिश करते हैं कि उसको पॉजिटिव स्पिन दें, लेकिन ज़ाहिर है कि वो भी मजबूर हैं कितना ग्राउंड रियलिटी को इग्नोर करें कि उनका जो उन्होंने एक वर्ड भी यूज़ किया है कि जो इकोनॉमिक आउटलुक है वो ब्लरी है, और जो खास करके महंगाई है जो पाकिस्तान के आम आदमी का कंसर्न है, उन्होंने कहा है कि वो 21% या 21% से ज़ायद ही रहेगी। तो आई थिंक इट रिफ्लेक्ट्स द ग्राउंड रियलिटी। बिल्कुल, इट रिफ्लेक्ट्स द ग्राउंड रियलिटी। और जो वजारत ख़जाना की ये जो रिपोर्ट है उसके अंदर दो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। एक उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक आउटलुक है वो अनसर्टन है, उसमें गैर यकीनी कैफियत वाली वो जो है वो जारी रहेगी, और ब्लरी का आपने बता दिया, कोई इनको क्लैरिटी नहीं है कि चीज़ें किस तरफ मूव कर रही हैं। ये क्यों कह रहे हैं, उसके 3-4 बड़े फैक्टर्स हैं। एक तो उन्होंने ये कहा है कि जो महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है वो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को, इकोनॉमिक आउटलुक को बहुत बुरी तरह अफेक्ट कर रही है। दूसरा, जो पाकिस्तान के ऊपर जो गैर मुल्की हमने वो कर्ज़ों की अदायगियाँ करनी है, इंपोर्ट्स की रीपेमेंट्स करनी है, और उसके मुकाबले में हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं और जो फाइनेंसिंग पाइपलाइंस जो हैं फ्यूचर की, हम क्या कितने कर्जे मिल सकते हैं, उनको सामने भी अगर रखें तो वो भी एक आपके आउटलुक को इम्पैक्ट कर रहा है। और थर्डली जो इंपॉर्टेंटली उन्होंने कहा है कि जो सियासी जो इस वक्त सूरत हाल है पाकिस्तान की, जिसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस तो नहीं कर पाए, बट जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है उसकी वजह से भी पाकिस्तान का जो नाज़िन इकोनॉमिक आउटलुक है वो काफ़ी नेगेटिव है। और फोर्थली, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो शरह सूद है उसमें अब इजाफा करके जो 15% कर दिया है, उसकी वजह से भी पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ और आउटलुक है वो नेगेटिव रहने की उम्मीद है, उसका आउटलुक अनसर्टन है। और ये जो असेसमेंट आई है वजारत ख़जाना की, ये एग्जैक्टली उन्हीं लाइन्स के ऊपर है जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपनी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट है उसके अंदर उन्होंने ये असेसमेंट दी है कि ग्लोबली अगर आप बात करें, जो इन्फ्लेशन रेट है दुनिया के अंदर वो अब बढ़ रहा है, और उसके मुकाबले में जो जीडीपी ग्रोथ 2022 का और 2023 के जो अदाद-ओ-शुमार दिए हैं IMF ने दुनिया के, वो उन्होंने उसके ग्रोथ को स्लैश कर दिया है। ऑन एवरेज दुनिया का जो ग्रोथ रेट होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, वो कि 3.2% 2022 के लिए और 2.9% जो है वो 2023 के लिए। और ये जो दोनों रेट्स हैं, इससे पहले जो अप्रैल में IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट दी थी उससे काफी कम है। और इस दफा जो फर्क पड़ रहा है, दुनिया के तमाम बड़े पावर हाउसेस, इकोनॉमिक पावर हाउसेस जहां से ग्रोथ जनरेट होती है, चीन, अमेरिका, यूरोप और इंडिया, ये तमाम जो पावर हाउसेज हैं ये अब स्लो डाउन हो रहे हैं। इसकी वजह से दुनिया ओवरऑल इकोनॉमिक स्लो डाउन की तरफ जा रही है, और इसकी बड़ी सीरियस इंप्लीकेशंस पाकिस्तान के ऊपर इसलिए आएंगी कि जो पाकिस्तान का इन्हिसार है वो एक्सपोर्ट से जो हमें पैसे मिलते हैं, डॉलर्स मिलते हैं बाहर से, फिर फॉरेन रेमिटेंसेज, दूसरे ममालिक में जाकर जो पाकिस्तानी काम करते हैं, जो पैसा वो पाकिस्तान भेजते हैं, उसमें कमी आ रही है। और इसकी एक इंडिकेशन अभी तक आप देख लीजिए, जैसे हम बिल्कुल प्रोग्राम के शुरू में जिक्र कर रहे थे कि इस महीने जुलाई का जो महीना खत्म होने जा रहा है, हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं शायद 2.2 अरब डॉलर के करीब रहे, जो अब पिछले 1-2 माह में 2.7, 2.8, 2.9 बिलियन डॉलर के करीब चली गई थी। और रेमिटेंसेज भी जो 3 अरब डॉलर के आसपास थी वो भी कोई 2.2 और 2.3 अरब डॉलर की बात हो रही है। एक और जो चीज वजारत खजाना की रिपोर्ट के अंदर थी वो महंगाई का नंबर है। जून में ये नंबर जो था वो 21.3% है। इसके ऊपर वजारत खजाना ने अपनी रिपोर्ट में इतना खुल के नहीं लिखा, सिर्फ ये कहा कि इसी रेंज के अंदर ये नंबर रहेगा। लेकिन एक जो कराची से आज एक थिंक टैंक है, एक रिसर्च हाउस है, उन्होंने ये फोरकास्ट किया कि ये जो नंबर 21.3% का है, ये जुलाई में बढ़कर शायद 25% हो जाए। तो ये इंतहाई एक तशवीशनाक ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ की सूरत हाल बनी। लेकिन एक चीज हमें यहाँ पे याद रखनी है, वो ये है कि हमें अब शायद 5%, 6% इकोनॉमिक ग्रोथ को टारगेट हमें नहीं करना। पाकिस्तान के जो मारूजी हालात हैं, हमारी जो इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है, अगर हम 3% या 4% से ज्यादा ग्रो करेंगे तो हमें एक्सटर्नल सेक्टर के हमें बड़े सीरियस प्रॉब्लम्स आएंगे, जिसकी वजह से हम इस तरह के जो क्राइसिस है उनमें से गुजरते रहेंगे। लेकिन ये तो आप इवन के हम टारगेट करना चाहें भी शहबाज, तो मुमकिन नहीं है। जो आपने बात की, जो IMF की ग्लोबल आउटलुक है, वो तो जितने जो एडवांस तरक्की याफ्ता ममालिक है वहां पे एवरेज ग्रोथ रेट अगले साल 2023 में मेरे ख्याल में 1% रहने का इम्कान है। तो 2022 अगर मुश्किल है तो 2023 जो है वो मुश्किल तरीन है। लेकिन एक उसके आपने ये कहा कि ज़ाहिर है कि हमारी एक्सपोर्ट्स में कमी आ सकती है, फॉरेन रेमिटेंस कम हो सकते हैं। उसकी जो फ्लिप साइड है, जब इंटरनेशनल रिसेशन आएगा तो ये ऐन मुमकिन है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल प्राइसेस हैं वो हो सकता है कि नीचे चली जाएं, जो कमोडिटी की प्राइसेस हैं उनकी डिमांड में जब कमी की वो नीचे हो जाएं, तो शायद उधर से हमें एक थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाए। लेकिन एक चीज मैं जरूर यहां पे ऐड करना चाहूंगा कि हमारा
प्रॉब्लम क्या है कि हम देखें रिएक्ट करते हैं, हमारी प्रोएक्टिव पॉलिसी नहीं है। बांग्लादेश की एग्जांपल यहाँ पे देनी चाहिए। बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इन द रीजन, इनफैक्ट इन द वर्ल्ड। अब लोगों के लिए हैरान कुन बात होगी कि उनके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं इस वक्त वो 40 अरब डॉलर के करीब है, यानी कि 5 माह की इंपोर्ट के लिए काफी हैं। वो इस हफ्ते खबर आई है कि उन्होंने आईएमएफ से दरख्वास्त की है कि वो बेल आउट प्रोग्राम लेना चाहते हैं। और वो क्यों लेना चाहते हैं, उनके जो वजीर खजाना है उन्होंने कहा है क्योंकि हम एक प्रोएक्टिव अप्रोच लेना चाहते हैं, हम एक बफर क्रिएट करना चाहते हैं ताकि अगर जो मुमकिना तौर पर जो इंटरनेशनल रिसेशन आ रहा है, जो इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटी की प्राइसेस, एनर्जी की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, ताकि हम पेशगी इकदाम कर सकें। तो शायद हम बांग्लादेश से ही कुछ सीख लें। हम तो हर काम आखिर में करने के आदी हैं। तो दो तीन चीजें मुख्तलिफ हैं। एक तो बांग्लादेश ने जो फैसिलिटी आईएमएफ से मांगी है उसका जो मैंने पढ़ा है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, क्लाइमेट चेंज एक उसके अंदर फैक्टर है। क्लाइमेट चेंज उन्होंने कहा जी एक वक्त में आईएमएफ आपको एक फैसिलिटी देता है, दो भी दे सकता है, डिपेंड करता है। एक तो उनका अगर उसके हमें फेवरेबल हमें उसकी कंडीशन मिली तो हम वो लेंगे। उसके अलावा अगर कोई दूसरे पैकेज के ऊपर भी वो बात करना चाहते हैं वो अपनी जगह पे ठीक है। फर्क अब थोड़ा सा यहाँ पे ये आ गया कि जो बांग्लादेश जहां पे खड़ा हुआ है उसकी जो जियोपॉलिटिकल पॉलिटिक्स है वो उतनी खराब नहीं है जितनी हमारी है। हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और स्टार्टिंग फ्रॉम 1979 तब से लेके आज तक कभी हम एक ग्लोबल सुपर पावर की गोद में बैठ जाते हैं, कभी दूसरे की बैठ जाते हैं, और कभी जब हमारी हुकूमत जाने वाली होती है एक ऐसे मुल्क के अंदर हमें चले जाते हैं। आपको ब्रीफ भी किया जाता है कि मत जाएं, आप वहां चले जाते हैं। आपको पता है कि अगर मैं चला जाऊंगा और फिर मैं रूस का कार्ड खेलूंगा तो उसके मुझे बेनिफिट्स होंगे। तो हमारे हालात में और उनके हालात में बहुत फर्क है। लेकिन नाज़रीन, बावजूद इसके कि पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब, और अल्लाह ना करे ये दिन हमें देखना पड़े, दो एग्जाम्पल्स आपको मैं दूंगा। पाकिस्तान के जो हालात है और पाकिस्तान को इस वक्त मजबूर किया जा रहा है कि वो चीन से दूर हट जाए और अमेरिका की तरफ देखे। ऐसे वक्त में हमने 2 दिन पहले हमारी वजारत खजाना ने एक 5 स्टार होटल में एक फंक्शन किया कि स्टेट ओन एंटरप्राइजेज जो हैं उनको कैसे ठीक किया जाएगा। फंक्शन करना बुरी बात नहीं थी, गलत यह था कि वो जो फंक्शन का जो खर्चा था वो एशिया तरक्याती बैंक की एक टेक्निकल असिस्टेंस या एक लोन था, वहां से उसका पूरा हुआ। और एक और मिसाल, 14 अगस्त आने वाली है और पाकिस्तान अपनी जो 75 साला जो तकरीबात है उसका वो बहुत जोश से हम मनाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए 75 करोड़ रुपए की एक सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी की है वजारत खजाना ने। तो ऐसे वक्त में जब मुल्क दिवालिया हो रहा हो, ऐसे वक्त में जब हमें मजबूर किया जा रहा हो कि पाकिस्तान का जो करीब तरीन दोस्त चीन है उससे आप थोड़ा सा पीछे हट जाइए, हम आपको कर्जा नहीं दे सकते, तो क्या हमारे जो पॉलिसी मेकर्स और हम अवाम कॉम्स जो जितने भी इन्फ्लुएंशियल जो ग्रुप्स हैं वो सब उनको बैठ के अपनी 75 साला जो गलतियां हैं उनको ठीक करना है, या 75 करोड़ रुपया खर्च करके हमें जश्न मनाना? ये सोचने वाली बात मेरे है। ख्याल में ये आपकी विशफुल थिंकिंग है। मुझे नहीं लगता कि शायद हमारे अंदर वो रियलाइजेशन होगी। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक में ज्वाइन करेंगे खुर्रम शहजाद। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मुल्क की जो मौजूदा मईशत है या जो मुआशी बहरान है, इस पर मजीद बात करने के लिए खुर्रम शहजाद साहब ने हमें ज्वाइन किया स्काइप पर। इकनॉमिक एक्सपर्ट हैं खुर्रम शहजाद साहब। अगर हुकूमत को देखें, खास करके वज़ीर ख़जाना, वो तो बहुत अरसे से कोशिश कर रहे हैं पॉजिटिव खबरें देने की, और ये कह रहे हैं कि मुल्क कम अज कम दिवालिया होने से बच गया है क्योंकि IMF के साथ हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है, बाकी जो दोस्त ममालिक हैं उनसे भी हमें पैसे मिलने की उम्मीद है। लेकिन उसके बावजूद अगर मार्केट को देखें तो वो ये पॉजिटिव सिग्नल पकड़ नहीं रही। तो आखिर हम जा किधर रहे हैं? क्या इशू क्या है? क्या गवर्नमेंट की तरफ से मैसेजिंग ठीक नहीं हो रही या क्या इशू है? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। देखें, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है इस वक्त कॉन्फिडेंस का है। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है इस वक्त बहुत ये कह लें कि अपने लोवेस्ट पे है और सेंटिमेंट काफ़ी नेगेटिव है। उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि पॉलिटिकल अप्स एंड डाउन्स बड़े आए हैं पिछले 6 महीने में इस मुल्क में। इसकी वजह से जो है हर कोई साइड लाइन पे हो जाता है, और जो स्टेटमेंट्स आती हैं वो अगर फॉलो ना हो विथ मटेरियलाइजेशन ऑफ द फ्लोज, फिर डेफिनेटली एक बड़ा गैप होता है। आप देखें, 2 बड़ी एजेंसीज ने जो आउटलुक है पाकिस्तान का वो नेगेटिव कर दिया है। उसमें फिच है और S&P है। मूडीज का आई थिंक ऑलरेडी नेगेटिव था आउटलुक। तो प्रॉब्लम यह है कि एक तरफ एक स्टेटमेंट दी जाती है, उस स्टेटमेंट के बाद मटेरियलाइजेशन अगर होती है, मिसाल के तौर पर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की बात हुई और वो एग्रीमेंट हो गया,
बट उसका अब बोर्ड पे जाना है, बोर्ड से फिर 1.2 बिलियन डॉलर होने हैं, फिर वो ट्रांसफर होना है। तो देखिए टाइमिंग और डिसीजन का बताना, इन दोनों में बड़ा फर्क है। अगर टाइमिंग ऑफ फ्लोज अभी हो जाती है, मिसाल के तौर पर अगले 2 वीक्स में कहीं ना कहीं हमें फ्लोज मिलते हैं, तो फिर आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा नजर आएगा और बात को माना भी जाएगा कि जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं ऑफिशियली वो फॉलो भी हो रही हैं, मटेरियलाइजेशन ऑफ दी रिजल्ट्स। तो अगर ये दोनों चीजें होती है तो डेफिनेटली फिर कॉन्फिडेंस जीत होगा, अदरवाइज काफी ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन है और आगे जाते हुए और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अच्छा खुर्रम शहजाद साहब, मैसेज क्या है, हमें पैगाम क्या मिल रहा है? जो फिच है उसने पहले पाकिस्तान का जो आउटलुक है वो नेगेटिव किया है, जैसा भी आपने बताया कि एसएनपी ने भी कल नेगेटिव कर दिया। तो ये क्या आप देखने रहे कि ये ऐसा पहली दफा हो रहा है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो रहा है, उसके बाद जो इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जो डायरेक्टली कम्युनिकेट करती हैं आईएमएफ के साथ, वो पाकिस्तान को डाउनग्रेड कर रही हैं? तो इसके पीछे भी आपको कोई सियासत नजर आ रही है या जेन्युइनली ये जो 3 रेटिंग एजेंसीज हैं तीनों ने हमें आउटलुक हमारा नेगेटिव अब कर दिया है, ये वाकई ये समझते हैं कि पाकिस्तान की जो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है और जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसकी वजह से जो टारगेट्स हैं आईएमएफ के प्रोग्राम के वो हासिल नहीं हो सकते? नहीं देखिए, इसमें कोई मेरे नहीं ख्याल कोई पॉलिटिक्स होगी। इंटरनेशनल एजेंसीज तो किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं हो सकती उस तरह से कि इतनी बड़ी कोई ग्रैंड जो है वो कंस्पिरेसी हो पाकिस्तान के अगेंस्ट, जिसमें इंटरनेशनल एजेंसीज आपको जो है वो आपका आउटलुक जो है नेगेटिव करे। बाय द वे इसमें 2 फर्क मैं बता देता हूं अपने नाज़रीन को कि एक रेटिंग होती है, एक उसका आउटलुक होता है। अभी आउटलुक नेगेटिव किया है, अभी रेटिंग डाउनग्रेड नहीं की है, यानी कि अभी ये कहा जा रहा है कि आने वाले 2 महीने 3 महीने 6 महीने काफी ज्यादा टफ हैं। तो ये हो सकता है कि अगर सिचुएशन कंटिन्यू करती है इसी तरह से तो फिर डाउनग्रेड हो जाएगी आपकी रेटिंग का डाउनग्रेड होना एक्चुअल जो है बड़ा इवेंट होगा। आउटलुक का चेंज होना ऑफ कोर्स एक आपका अलार्मिंग सिचुएशन होती है, आपको बताया जाता है, पहले से अलर्ट किया जाता है कि देखिए आपका आउटलुक ठीक नहीं है, तो इसलिए आप इसको ठीक कर लें। तो मेरे ख्याल में अगर आईएमएफ ऑन बोर्ड आता है और साथ में उसके और दोनों एजेंसीज आती हैं जैसे वर्ल्ड बैंक, एडीबी, ये सारे प्रोग्राम और प्रोजेक्ट फंडिंग आपकी साथ साथ उसी वजह से देते हैं जब आईएमएफ की आपको साइनिंग मिलती है। तो एक तो ये, दूसरा फ्रेंडली कंट्रीज को मुझे ये समझ नहीं आ रही हम क्यों नहीं जल्दी रीच आउट कर रहे हैं और जल्दी उनसे जो भी फ्लोज लेने हैं या जो भी हमारे ऑयल एंड गैस से रिलेटेड जो डिफर्ड पेमेंट्स पे हमें उनसे ऑयल एंड गैस लेना है तो वो क्यों नहीं कर रहे हैं हम जल्दी। तो दूसरा ये हमें फौरन करना है, तो तब जाके आपका जो आउटलुक है वो थोड़ा स्टेबल हो सकता है और ये एजेंसीज आपकी 2-3 महीने में स्टेबल आपको कर सकती हैं। अदरवाइज चैलेंजिंग सिचुएशन है जब तक फ्लोज आपके यूटिलाइज नहीं होंगे। आप ये देखें आपके पास 45 दिन के हार्डली रिजर्व्स हैं और आपके पास इंपोर्ट्स इतनी ज्यादा नीचे नहीं आई हैं, अभी टू एन एक्सटेंड नीचे आई हैं। तो ये वाकई में गैप है, आपके पास वाकई रिजर्व्स कम है, तो डॉलर इसलिए आपका जो स्ट्रांग हो रहा है। एक तो उसका इंटरनेशनल इंपैक्ट है। अच्छा खुर्रम साहब, जाहिर है कि ये जो मार्केट में अनसर्टेनिटी रही उसकी पॉलिटिकल रीजंस भी हैं, अदर रीजंस भी हैं। तो अगर आप देखें डॉलर के मुकाबले में रुपए की जो कदर है जब से ये हुकूमत आई है तकरीबन 56 रुपए गिरी है और जाहिर है कि इसका जो इम्पैक्ट ऑलरेडी मार्केट में आना शुरू हो गया है। लेकिन फर्ज करें कि अगर आईएमएफ के साथ जाहिर है कि हमें उम्मीद है कि हमें जो अगली किस्त है वो मिल जाएगी और फिर जो दोस्त ममालिक हैं उनसे भी हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल जाती है, तो अगर जो हमारे इनफ्लोज हैं वो बेहतर हो जाते हैं तो डू यू थिंक कि ये इम्कान मौजूद है कि रुपया अपनी कुछ पुराने वाली पोजीशन या क्लोज टू इट चला जाएगा या हमें इधर ही कहीं आप सेटल होना पड़ेगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखें, एक तो रुपए की जो कदर है वो गेज की जाती है, 1-2 मेथड्स होते हैं, स्टेट बैंक भी फॉलो करता है, आईएमएफ भी फॉलो करता है। वो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट से गेज किया जाता है कि आपके पार्टनर कंट्रीज की करेंसीज कहाँ हैं और आपकी करेंसी कहाँ है डॉलर के अगेंस्ट, उसी हिसाब से आपका रिलेटिव एक्सचेंज रेट निकलता है। अभी ये बात हो रही है कि हम अपनी उस कदर से काफी ज्यादा डेप्रिशिएट ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना है कि दुनिया की और करेंसीज भी डॉलर के अगेंस्ट डेप्रिशिएट हुई हैं। हम कितना हुए हैं? हम ज्यादा हुए हैं कंपेयर टू ऑल अदर करेंसी। एक टॉप 2-3 में हम आ रहे हैं इस वक्त जो सबसे ज्यादा डेप्रिशिएट हुए हैं। तो मेरे ख्याल में आगे जाते हुए मुझे ये लगता है कि ये जो आप बात कर रहे हैं, हमें इस वक्त टोटल जो ग्रॉस फाइनेंसिंग नीड है पूरे साल की वो $30 बिलियन प्लस है, जिसमें हमें अगर आप रीपेमेंट्स की बात करिए, मैं बता रहा हूँ ग्रॉस फाइनेंसिंग नीड्स, इसके अगेंस्ट जो इनफ्लोज हैं वो तकरीबन $32-33 के इनफ्लोज प्लान्ड हैं ऑलरेडी। यानी कि आईएमएफ ऑन बोर्ड आता है, उसके बाद सारे दूसरे डोनर एजेंसीज आपको पैसा देंगी, उसके बाद आपके फ्रेंडली कंट्रीज है, ये सब मिला के फाइनेंसिंग नीड्स 1 साल की आपकी पूरी हो रही है। लेकिन मसला क्या है? देखें, मसला रीपेमेंट का है। रीपेमेंट में आपके मल्टीलेटरल आपके डेट जो है लेंडर्स हैं, फिर आपके कंट्री के साथ हैं डिफरेंट कंट्रीज यूनिलेटरल जो होते हैं, जो सऊदी अरेबिया है, यूएई है, कतर है, ये सऊदी अरेबिया यूएई के मेन जो आपके पास है, चाइना है आपके पास। मेजर जो आपकी पेमेंट आ रही है ना वो 2022 में आ रही है, दिसंबर के एंड में, यानी कि दिसंबर में आपको 2022 में $1 बिलियन की बॉन्ड की
पेमेंट करनी है, उससे पहले ये मेटेरियलाइजेशन होती है। तो मुझे लगता है कि 10 से 15% तकरीबन जो है 10% एटलीस्ट जो है आपका रुपये एप्रिशिएट होना चाहिए और फिर स्टेबलाइज हो जाना चाहिए। और वो एक शॉर्ट विंडो हो सकती है, ये ना समझें कि आप जो हमेशा के लिए रुपये बहुत नीचे आ जाएगा और आपकी सब चीजें ठीक हो जाएंगी। वो शॉर्ट विंडो होगी, लेकिन आपको रिफॉर्म्स जब तक आप नहीं करेंगे, फिजिकल एनर्जी रिफॉर्म्स, आपके यहाँ जो है स्टेबिलिटी नहीं आएगी और रुपये दोबारा जो है खुर्रम शहजाद साहब, देखिए एसएनपी ने एक और बात ये की है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के लिए जो प्राइमरी बजट सरप्लस है और फॉरेक्स रिजर्व्स को बिल्ड करना है जरा काफी मुश्किल लग रहे हैं हालात के अंदर। तो अगर ये नहीं हम कर पाते, और ऐसी इंडिकेशन हैं कि हमारे जो बजट के नंबर्स हैं वो आउट होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जो रुपी डिवैल्यू आपका हुआ है और फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, तो जो एस्टिमेट्स थे आपके डेट रीपेमेंट्स के वो भी ऊपर चले जाएंगे। तो डू यू एग्री विद एसएनपीज असेसमेंट के हम ये जो टारगेट्स हैं वो हमारे लिए मुश्किल हो गए दोनों हासिल करना? देखिए जी, एसएनपी की असेसमेंट से पहले ही हमने ये बजट के बाद, आपको याद होगा हम सारी डिस्कशन कर रहे थे कि एक तो आपकी जो ग्रोथ रेट है वो 4% अचीव नहीं होगा, 2 to 3% भी अचीव हो, ये बहुत बड़ी बात होगी। रियल ग्रोथ रेट की बात कर रहा हूँ, जीडीपी की। इन्फ्लेशन का टारगेट जो है अगर 11.5% रखा गया है, आज 21% एक महीने की इन्फ्लेशन आई है, आप एवरेज भी ले लेंगे तो आपके यहाँ 17-18% की इन्फ्लेशन एवरेज करेगी पूरे साल में। तो ये देखिए ऑलरेडी आप आउट हो चुके हैं अपने बजट से। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही असेसमेंट है। मेरे ख्याल में तो बड़ी कंजर्वेटिव असेसमेंट है, हमारे इससे ज्यादा बल्कि कॉस्ट हमें बेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं तो उसका इंपैक्ट फिजिकल बोरोइंग पे भी आएगा और उसके ऊपर जो आपको एडिशनल 200 अरब रुपए 1% चेंज होने से आपको इंपैक्ट पड़ता है वो भी आएगा। आपका फिजिकल आउट होगा डेफिनेटली, और आपका एक्सटर्नल जो है हो सकता है एक्सटर्नल पे थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि ऑयल प्राइसेस नीचे आ गई। ये एक सिल्वर लाइनिंग है, ऑयल प्राइसेस नीचे आ रही है और आएंगी भी अगले 3 महीने में, जो कि आपका बहुत बड़ा पोर्शन है, 1/3 हिस्सा आपका पूरे इंपोर्ट बिल का जो है वो कवर कर सकता है। और दूसरी बात यह है फूड प्राइसेस भी नीचे आई हैं। आप डॉलर को किसी तरह हैंडल कर लें अपने डॉलर इनफ्लो के थ्रू, आपकी चीजें बहुत मैनेज हो सकती है। बट स्टिल ये असेसमेंट बिल्कुल ठीक है कि चीजें जो है अभी से ही जो है वो इतनी अच्छी नहीं लग रही। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब। लेट्स सी, एक चैलेंजिंग जाहिर है कि हमारे पास सिचुएशन, तो लेट्स सी ये जो गवर्नमेंट है किस तरीके से डील करती है, क्योंकि ये नहीं भूलना चाहिए कि इस गवर्नमेंट को खुद भी नहीं पता कि उन्होंने कितना अरसा इस गवर्नमेंट में रहना है। खास करके जो बाय इलेक्शन में जो पीएमएलएन को शिकस्त हुई है और पीटीआई की वापसी हुई है पंजाब के अंदर, तो उस के हवाले से तमाम मेरे ख्याल में एक अनसर्टनिटीज हैं। तो ऐसी सिचुएशन में एक वीक गवर्नमेंट के लिए मुश्किल फैसले करना और इस इकोनॉमिक चैलेंजेस से निकलना मेरे ख्याल में किसी मौजे से कम नहीं है। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।